रिया इसे अपनी किस्मत का मजाक मानकर आगे बढ़ रही थी। वह वर्षों बाद अपने पुश्तैनी गांव बंधनी ग्राम लौट रही थी। माँ बाप के जाने के बाद वह शहर में ही बस गई थी, लेकिन इस बार वजह अलग थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त निवेदिता की शादी। रास्ता भले ही डरावना था, लेकिन दोस्ती का खिंचाव उसे खींचता हुआ आगे ले जा रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। पेड़ों के पीछे से आती सरसराहट, हवा में घुली नमी और बीच बीच में सुनाई देती कोई टूटी हुई शाख, सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। मगर रिया शहरों में पली थी, इसलिए गांव की ये आवाजें उसे उतनी डरावनी नहीं लगती थीं। वह खुद को समझाती रहती, बस थोड़ा और चलना है, बस थोड़ा सा। लेकिन तभी धीरे से किसी बेहद मुलायम, बेहद सूथरी आवाज ने उसके कानों को छुआ। अमरा कथा शोना। रिया के कदम एकदम वहीं थम गए। आवाज इतनी पास से आई थी कि उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है और फुसफुसाकर बोल रहा है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ पल वह सोच भी नहीं पाई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। ये जरूर उन गांव के छोटे लड़कों की शरारत होगी, वही लड़के जिनके बारे में निवेदिता फोन पर बताती थी। वह खुद से बड़बड़ाई और बिना पीछे देखे चल दी। कुछ ही कदम चली थी कि उसका पैर हवा में पड़ा और वह जोर से कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरी। हद है, इस गांव में सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं। वह उठते हुए बोली। कीचड़ झाड़ा और गुस्से में अपने कपड़े देखने लगी। तभी पीछे से किसी ने हल्के हाथों से उसके कंधे पर थपथपाया। रिया का दिल जैसे गले में आ गया। कौन हो सकता है यहां इस समय? बिना आवाज किए वह धीरे धीरे पीछे पलटी और सामने उसकी बचपन की दोस्त निवेदिता खड़ी थी। पसीने और डर की सर्दी ने रिया को अंदर तक हिला दिया था, पर उसने हंसने की कोशिश की। नीवू, तू पागल हो गई है क्या? जान ही ले लेती मेरी। निवेदिता खिलखिला पड़ी। अरे, तू रोज थोड़ी आती है, थोड़ा प्रैंक तो बनता है ना। चल, घर चल, देर भी हो गई। रिया ने थके स्वर में कहा। मत पूछ, पहले कार खराब, फिर ये लड़कों की बदमाशियां। चल, अब बहुत थक गई हूं। निवेदिता उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आई। घर बड़ा था, पुरानी लकड़ी की महक थी, दीवारों पर पुराने दिए और कमरे में हल्की मिट्टी की खुशबू। रिया ने सामान कमरे में रखा और नहाकर बाहर आई। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ गई। एक बहुत बड़ा ताबीज दीवार पर टंगा था, काले धागे में बंधा हुआ, बीच में अजीब आकृतियां, मानो किसी पुराने तांत्रिक ने खुद हाथ से बनाया हो। रिया ने हैरानी से पूछा, ये इतना बड़ा ताबीज दीवार पर क्यों है? निवेदिता, जो उसके लिए आलू पोस्तो और गरम लूची निकाल रही थी, बोली, रक्षा के लिए। यहां एक प्रेतनी है, उससे बचने के लिए ये लगता है। रिया चौंकी, पर वह समझ नहीं पाई ये मजाक है या सच। फिलहाल वह चुपचाप खाना खाने बैठ गई। अगली सुबह दोनों बाजार गईं। शादी की खरीदारी, साड़ियां, जेवर, चूड़ियां, बिछुए, दोनों हंसते हुए बचपन की बातें करती रहीं। शहरों की भाग दौड़ और गांव की शांति, दोनों का मिश्रण रिया को अच्छा लगने लगा था। शाम होने तक टांगा लेकर वे घर लौटने लगीं। रास्ते में रिया की नजर एक पुराने तालाब पर पड़ी, वही तालाब जहां दोनों बचपन में तैरती थीं। निवू, ये वही तालाब है ना, जहां हम स्कूल के बाद? निवेदिता ने उसे तुरंत रोका। था। अब यह तालाब शापित है। पिछले 6 साल में जो हादसा हुआ था, उसके बाद कोई यहां नहीं आता। रिया ने हंसते हुए कहा। तू भी ना, कैसी अंधविश्वासी हो गई है। चल ना, एक बार डुबकी लगाए, शादी के बाद पता नहीं कब मिलना हो। रिया, मत जा, वहां जाना ठीक नहीं। वहां। रिया उसके बीच में ही बोल पड़ी। अरे बाप रे, कपड़े गीले हो जाएंगे तो नए पहन लेंगे, और तू कपड़े उतार कर जा, कौन रोक रहा है? रिया की बात सुनकर निवेदिता लाल पड़ गई। कुछ पल वह चुप रही, फिर जैसे बचपन की दोस्ती डर से बड़ी हो गई। दोनों तालाब में उतर गईं। पानी ठंडा था, चारों तरफ चांदनी की हल्की लकीरें
और बीच बीच में झींगुरों की आवाज, जैसे किसी पुरानी याद को फिर से जगा रही हो। कुछ ही मिनटों में दोनों पूरी तरह उस पल में डूब गईं। लेकिन तभी रिया ने पानी की सतह पर एक गहरा काला गोल निशान देखा, मानो किसी ने पानी के नीचे कोयले से एक चक्र खींच दिया हो। निवेदिता ने इसे देखते ही निगलते हुए कहा, यह पहला निशान है प्रेतनी की मौजूदगी का। रिया ने हंसी में टाल दिया, पर अंदर कहीं उसे डर ने छुआ। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ों की शाखें हिली और उनके कपड़ों का बैग गायब हो गया। निवेदिता के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया, मैंने कहा था ना, नहीं आना चाहिए था। छोड़। तू भी ना कैसी अंधविश्वासी हो गई है। चल ना एक बार डुबकी लगाएं, शादी के बाद पता नहीं कब मिलना हो। रिया मत जा, वहां जाना ठीक नहीं। वहां रिया उसके बीच में ही बोल पड़ी, अरे बाप रे, कपड़े गीले हो जाएंगे तो नए पहन लेंगे, और तू कपड़े उतार कर जा, कौन रोक रहा है। रिया की बात सुनकर निवेदिता लाल पड़ गई। कुछ पल वह चुप रही, फिर जैसे बचपन की दोस्ती डर से बड़ी हो गई। दोनों तालाब में उतर गईं। पानी ठंडा था, चारों तरफ चांदनी की हल्की लकीरें और बीच बीच में झींगुरों की आवाज, जैसे किसी पुरानी याद को फिर से जगा रही हूं। कुछ ही मिनटों में दोनों पूरी तरह उस पल में डूब गईं। लेकिन तभी रिया ने पानी की सतह पर एक गहरा काला गोल निशान देखा, मानो किसी ने पानी के नीचे कोयले से एक चक्र खींच दिया हो। निवेदिता ने इसे देखते ही निगलते हुए कहा, यह पहला निशान है प्रेतनी की मौजूदगी का। रिया ने हंसी में टाल दिया, पर अंदर कहीं उसे डर ने छुआ। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ों की शाखें हिली और उनके कपड़ों का बैग गायब हो गया। निवेदिता के चेहरे का रंग उड़ गया। आप शबी, रिया दी, मैंने कहा था ना, नहीं आना चाहिए था। छोड़, गांव के लड़के होंगे, तू यहीं रुक, मैं ढूंढ कर आती हूं। रिया तालाब से बाहर निकली और अंधेरे में गुम हो गई। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर एक सफेद साड़ी लटकी थी। साड़ी की गांठ ऐसी थी जैसे फंदा बनाया गया हो। उस पर सूखे खून के धब्बे थे। यह दूसरा निशान था, मृत स्त्री का संकेत। रिया इससे पहले कुछ समझ पाती, तालाब की दिशा से निवेदिता की चीख गूंज उठी। रिया ने झट साड़ी उठाई और दौड़ पड़ी। तालाब पर पहुंचकर उसने देखा, निवेदिता पानी में बुरी तरह तड़प रही थी। रिया कूदकर उसे बाहर लाई, लेकिन किनारे पर आते ही निवेदिता ने एक अजनबी आवाज में कहा, तू क्यों आई? उसे वापस कर। उसकी आंखें उलट चुकी थीं, सांसें अनियमित, शरीर मछली की तरह झटका मारता हुआ। रिया का दिल डूब गया। यह तीसरा निशान था, किसी आत्मा का प्रवेश। वह घबराते हुए उसे घर लाई, साड़ी में लपेटा। दास बाबू आए। उन्होंने रिया पर चीखते हुए कहा, यह तेरी गलती है, तूने उस दुष्टा को छेड़ दिया। अब वह मेरी बच्ची की देह से चिपट गई है। रिया कांपते हुए बोली, कौन दुष्टा? दास बाबू ने भारी स्वर में वह घटना सुनाई जिसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया था। 6 साल पहले बरखा नाम की एक महिला की शादी शोभित से हुई। शोभित शराबी, जुआरी और अपनी रखैल के साथ रंगरेलियां मनाने वाला आदमी था। बरखा ने जितना सहा, हम उतना कोई नहीं सह सकता। एक शाम जब वह बाजार से मछली लेकर लौटी, उसने अपने कमरे में पति को उसकी रखैल के साथ देखा। शोभित ने उसे धक्का देकर कमरे से निकाल दिया। अगली सुबह बरखा फंदे से झूलती मिली, नसें कटी हुई थीं। 2 दिन बाद शोभित भी तालाब में मरा पाया गया। गांव वालों ने कहा, बरखा की आत्मा अब तालाब और झोंपड़ी के आसपास भटकती है। उसकी मौजूदगी के 5 निशान हैं। अब तक 3 दिख चुके थे। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, नीवू को कैसे बचा सकते हैं? दास बाबू बोले, उसकी लाश उस झोंपड़ी में है। उसे अग्नि संस्कार देंगे तो आत्मा मुक्त होगी। रिया ने तय किया, वह जाएगी, चाहे मर क्यों ना जाए। रिया झोंपड़ी पहुंची, ताला पत्थर से तोड़ा, अंदर घुसी।
अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा इतना कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने माचिस जलाई। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उस बताने उसके पैर में कुछ चिपचिपा सा लगा। नीचे देखा, एक गीला कुर्ता जिसमें से बदबू उठ रही थी, शायद बरखा के पति का। यह चौथा निशान था और तभी किसी ने करीब से फूंक मारकर माचिस बुझा दी। रिया ने दूसरी माचिस जलाई और सामने बरखा का चेहरा, फटे होंठ, पीली आंखें, गीले बाल, इतनी पास कि उसकी सांसें रिया के चेहरे पर पड़ रही थीं। रिया चीख भी नहीं पाई। एक झटके में बरखा गायब हो गई। रिया घुटनों पर गिर गई, पर उसने खुद को उठाया क्योंकि निवेदिता की सांसें उसके मन में गूंज रही थीं। उसने उस कमरे में बदबू का पीछा किया। एक भारी पेटी दिखाई दी। जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक जबरदस्त हवा का झोंका उसे दीवार से दे मारा। माथे से खून बह निकला। उसके सामने बरखा प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई। सबने मुझे दुष्टा कहा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या तू भी वही करेगी? रिया दर्द से कराहते हुए बोली। नहीं बरखा, मैं तेरी कहानी सुन रही हूं। मेरी दोस्त निर्दोष है, उसे छोड़ दे। पहली बार बरखा की आंखों में इंसानी चमक लौटी। उसने रिया के सिर पर हाथ फेरा और हवा में विलीन हो गई। रिया ने पेटी खोली। अंदर बरखा का कंकाल था। रिया ने सफेद साड़ी जलाई और कंकाल पर डाल दी। कुछ ही क्षणों में झोंपड़ी के भीतर रोशनी फैल गई। बरखा की आत्मा मुक्त हो गई और उसके साथ बंधिनी ग्राम का श्राप भी खत्म हो गया। रात लगभग समाप्त होने को थी, लेकिन बांधिनी ग्राम के आसमान में अब भी धुएं की पतली परत तैर रही थी। मृतदेह के जलने की गंध कुछ ही देर पहले तक पूरे गांव में फैल चुकी थी। मानो कई वर्षों से बंद पड़ा कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो और उसके भीतर सड़ चुकी हवा बाहर से टकराकर भटकने लगी हो। रिया उस कुटिया के बाहर बैठी थी, जिसकी दीवारें अब भी गर्म थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर आधा थरथरा रहा था और माथे से बहता खून कपड़ों में जम चुका था। लेकिन उसके सीने के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। एक दोस्त को बचाने की उम्मीद में जलती आग और एक पाप को खत्म करने की राहत। पर वह राहत कुछ ही मिनट टिक सकी। कुटिया के दरवाजे के ठीक पीछे, जहां अभी अभी चिता सुलगी थी, वहां एक अजीब सी आवाज उठी, मानो कोई भारी चीज जमीन पर गिरकर फिसल रही हो। रिया ने पलट कर देखा। वह बॉक्स जिसमें बारखा की देह थी अब राख हो चुकी थी, धीरे धीरे खिसक रहा था। बिना किसी को छुए, बिना हवा के, बिना किसी स्पर्श के। रिया का दिल सीने में उछल पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे? उसने खुद से कहा। पर कुछ सेकंड बाद बॉक्स एकदम शांत हो गया, जैसे वह अपनी आखिरी सांस ले चुका हो। रिया ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हटते हुए कुटिया के बाहर निकल आई। बाहर 10 बाबू खड़े थे, आंखें लाल, चेहरे पर रात का भय चिपका हुआ था और उम्र का वजन अचानक कई गुना बढ़ गया था। कब खत्म हुआ? उनकी आवाज बिल्कुल सूख चुकी थी। रिया ने हिम्मत जुटाई। हाँ दादू, बरखा मुक्त हो गई है। निवेदिता अब ठीक हो जाएगी। 10 बाबू ने एक गहरी लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा, मानो वर्षों से दिल में दबी एक भारी चट्टान आखिरकार हट गई हो। पर तभी हवा में अचानक एक ऐसी सिहरन उठी कि दोनों एक पल के लिए स्थिर हो गए। पेड़ों पर सोए पक्षी अचानक फड़फड़ाकर उड़ने लगे। चारों ओर अजीब सी खड़खड़ाहट गूंज उठी और फिर एक चीख, इतनी भयानक कि जैसे किसी की पूरी आत्मा चीर कर निकल गई हो। वह चीख घर की दिशा से आई थी, निवेदिता के घर से। रिया बिना एक पल खोए दौड़ने लगी। उसके पैरों में चोट थी, शरीर थका हुआ। पर जैसी चीख उसके कानों में पड़ी, उससे उसकी सांसें रुंध गईं। 10 बाबू भी उसके पीछे पीछे आने लगे। गांव की पगडंडी अभी तक अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन दूर से निवेदिता के घर की खिड़कियों से पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वह रोशनी ऐसी नहीं थी जैसे कोई दिया या लालटेन जल रही हो। वह किसी पुराने टूटे बल्ब जैसी झिलमिलाहट थी, जिसमें गर्माहट नहीं,
केवल बेचैन पीला दर्द था। रिया अंदर पहुंची। कमरा बिखरा पड़ा था और निवेदिता चारपाई के किनारे पड़ी थी, आंखें खुली, शरीर कांपता हुआ और उसका मुंह पूरी तरह सफेद फेन से भरा हुआ। निवू! रिया ने चिल्लाकर उसे उठाया, पर उसे उठाते ही रिया की रीढ़ में सर्द बिजली सी दौड़ गई। निवेदिता की पीठ पर पहला मृत चिन्ह उभर आया था, आग की तरह जला हुआ एक गोल निशान, बिल्कुल वैसा जैसा फांसी के बाद रस्सी से रगड़ी जाती है। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। दादू, ये क्या हो रहा है? बरखा तो मुक्त हो गई थी। दस बाबू की सांसें टूटने लगी, उनकी आंखें डर से धंसने लगी। नहीं, ये बरखा का काम नहीं, ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। रिया के कानों में शब्द गूंजने लगे। 5 दाग उसे याद आया। कुटिया में हवा ने उसके कान में जैसे कुछ फुसफुसाया था, किसी अधूरी आत्मा के 5 श्राप। लेकिन बरखा ने तो अपना श्राप छोड़ दिया था, तो ये 5 दाग किसके? रिया कांपती हुई निवेदिता के पास बैठ गई, उसके हाथ पकड़ते हुए। उसने उसका माथा सहलाया, पर तभी उसे निवेदिता की दाहिनी एड़ी पर गाढ़ा काई जैसा चिपका हुआ कीचड़ दिखा। दूसरा चिन्ह, झील का कीचड़, वही झील जहां बरखा का पति डूबकर मरा था और जहां आज दोनों लड़कियां नहाने गई थी। रिया का पूरा शरीर सिहर उठा। निवू को कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है। 10 बाबू लड़खड़ाते हुए बोले, ये वही श्राप है जिसे गांव वाले जानते थे, पर तुम नहीं, बरखा की आत्मा से भी पुराना, बहुत पुराना। रिया चौंक कर बोली, क्या मतलब? 10 बाबू धीरे धीरे दीवार की तरफ झुके, दीवार पर लगे उसी बड़े तावीज को देखते हुए। ये तावीज किसी प्रेतनी को रोकने के लिए नहीं लगाया गया था। ये तावीज रोका हुआ था किसी औरत को जो बरखा के सदियों पहले इस गांव में मारी गई थी। रिया की सांसें रुक गईं। कौन औरत? 10 बाबू ने कांपते हाथों से कुर्सी पकड़कर खुद को संभाला। उसका नाम था अरपाना, जिसने खुद को इस गांव की झील में डुबो दिया था। लेकिन उन्होंने रिया की आंखों में घूरते हुए कहा, वह मरी नहीं थी, वह जीवित दफना दी गई थी, और जिसने उसे दफनाया था वह 5 लोगों का खून चाहती है। रिया का दिल धक से रुक गया। और ये 5 दाग? 10 बाबू फुसफुसाए। हर दाग एक मौत का संकेत है। रिया के पैर सुन्न हो गए। उसके सामने निवेदिता पड़ी थी, कांपती, आधी बेहोश, पर उसकी गर्दन पर अब एक और काला निशान उभर रहा था। तीसरा दाग, फांसी का निशान। रिया के भीतर अब कोई दहशत नहीं बची थी, सिर्फ एक संकल्प, एक पैरालाइज करने वाला ताप। निवू को कुछ नहीं होगा, चाहे अरपाना हो, बरखा हो, या पूरा गांव मेरी दुश्मन बन जाए। उसने चादर ओढ़ाकर निवेदिता को उठाया, पर जैसे ही उसने अपनी दोस्त को गोद में लिया, निवेदिता की उंगलियों के नाखून टूटकर जमीन पर गिर गए। चौथा दाग, टूटे नाखून, जैसे किसी ने मरने से पहले मिट्टी खोदी हो। रिया का गला एकदम सूख गया। अब सिर्फ आखिरी दाग बाकी था, और आखिरी दाग का मतलब होता था शव। रात और गहरी हो चुकी थी। दीवारों पर चलती परछाइयां किसी अजीब खेल में लग रही थीं, मानो हर दीवार के भीतर कोई चेहरा छिपा हो जो बाहर आने को बेकरार हो। रिया निवेदिता को गोद में लिए घर के अंदर चक्कर लगा रही थी। वह बार बार निवेदिता का माथा सहलाती, उसका चेहरा थपथपाती, पर निवेदिता की सांसें धीमी होती जा रही थीं। अचानक घर के बाहर से टापों की आवाज आई। घोड़े की नहीं, मानव के पैरों की नहीं। वह आवाज किसी भारी भीगे शरीर के धरती पर घिसटने की थी। रिया खिड़की की तरफ दौड़ी, पर बाहर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काली रात और दूर तक फैली झाड़ियों की बेचैन हलचल। पर तभी कांच की स्लैब पर 5 बेहद गंदी कीचड़ से सनी उंगलियों के निशान उभर आए, धीरे धीरे, ताजे, हिले हुए, जैसे अभी अभी किसी ने कांच को पकड़कर दबाया हो। रिया की रीढ़ पत्थर बन गई।
5वां दाग, उंगलियों के गाढ़े लाल निशान, जैसे मरने से पहले किसी ने चीखते हुए सतह खरोंची हो। अब सभी 5 दाग पूरे हो चुके थे। निवेदिता का शरीर एक पल के लिए अकड़ा, उसकी आंखें पल भर में ऊपर की तरफ घूम गईं और अचानक पूरी तरह शांत। नहीं, 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 रिया चीख पड़ी। उसने निवू को झकझोरा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। दस बाबू ने कांपते हुए कान बंद कर लिए, क्योंकि वे जानते थे जब 5वां दाग पूरा होता है, शिकार की आत्मा शरीर छोड़ देती है। पर रिया इस शाप को मानने वाली नहीं थी। वह चीखते हुए बोली, तेरी दुश्मनी मुझसे है अर्पाना, मेरी दोस्त को नहीं ले जाएगी तू। आजा, जहां भी है सामने आ। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, और जैसे ही उसकी आवाज थमी, झील की दिशा से एक औरत की कराहती हुई चीख सुनाई दी, इतनी लंबी, इतनी दर्दनाक कि रिया के पैरों के नीचे की मिट्टी तक कांप उठी। रिया ने धीरे से निवेदिता का सिर जमीन पर रखा, उसके चेहरे को चूमा और उठ खड़ी हुई। मुझे तेरी कहानी जाननी है अर्पाना, पूरा सच, क्योंकि जब तक सच नहीं मिल जाएगा मैं निवेदिता की आत्मा को वापस नहीं जाने दूंगी। वह अकेली बिना डर झील की ओर बढ़ने लगी, और उसकी पीठ के ठीक ऊपर निवेदिता के निर्जीव होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे कोई आत्मा अभी भी पूरी तरह नहीं गई हो। रात की वह सांस रोक देने वाली खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था, और बांधनी ग्राम का आसमान इतना काला लग रहा था जैसे धरती पर एक विशाल कफन फैला हो। निवेदिता के घर के सामने हल्की मिट्टी उड्डटी आच रही थी, मानो किसी अदृश्य शरीर ने अभी अभी वहां से होकर गुजरा हो। रिया ने आखिरी बार निवेदिता के ठंडे चेहरे को देखा और अपनी हथेलियां कस लीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, न रोने से बल्कि उस डर से जो अब गुस्से में बदल चुका था। वह एक पल में झील की दिशा में चल पड़ी, चुपचाप, धीरे, पर हर कदम भारी, जैसे वह एक ऐसी राह पर जा रही थी जहां लौटने का कोई वादा नहीं था। बांस के पेड़ों की कतारें रात के झोंकों में हिल रही थीं। उनकी पत्तियां बार बार किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज कर रही थीं। रिया उनमें से होकर आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की परछाइयां उसकी गर्दन पर हाथ फेरती, उसकी पीठ पर किसी का ठंडा स्पर्श छोड़ती, और हवा की बूंदें उसके कानों को छूकर कहती, रिया, लौटा जा। रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद की और आगे बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में झील का किनारा सामने आ गया। काली, बिल्कुल स्थिर, मृत झील, जिसके पानी की बदबू किसी पुराने सड़े घाव जैसी थी। कहते हैं कि इस झील में देखना अपने आप में एक पाप है, क्योंकि जब पानी तुम्हारा चेहरा दिखाता है तो उसके भीतर एक और चेहरा भी दिखता है, मरने वाले का। रिया किनारे खड़ी हुई, और उसे याद आया उसी झील के पानी ने निवेदिता की एड़ी पर कीचड़ चिपकाया था। उसी झील ने बारखा के पति को खा लिया था, और अब वही झील उसकी दोस्त की आत्मा की हकदार थी। रिया ने झील की ओर देखा, एकदम शांत, लेकिन अचानक झील के बीच में हल्की हलचल हुई। काले पानी में एक लकीर सी उठी, और फिर धीरे धीरे पानी में कोई आकृति उभरने लगी। पहले एक सिर, फिर कंधे, फिर लंबे काले बाल, और फिर एक औरत जो मानो पानी पर चलकर रिया के पास पहुंच रही हो। रिया पीछे हट गई। वह औरत आधी भीगी, आधी सड़ी, और उसके चेहरे पर मरी हुई आंखें थीं, बिना पुतलियों के, पूरी सफेद। रिया, आवाज झील की गहराई से निकली, डूबी हुई, थकी हुई, पर दर्द से भरी। रिया कांप गई। तुम कौन हो? बरखा मुक्त हो गई है, फिर तुम कौन? औरत ने हल्के से अपना चेहरा ऊपर उठाया, और उसके गले पर वो चिन्ह साफ दिखा, फंदे का गहरा काला निशान। रिया की सांसें रुक गईं। तुम अर्पाना हो? औरत कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें रिया के चेहरे पर टिक गईं। अर्पणा, आवाज हवा से आई, जैसे झील खुद बोल रही हो।
फिर वह औरत धीरे धीरे किनारे पर खड़ी हो गई। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, काला पानी। उसके हाथों की उंगलियां पूरी तरह घिस चुकी थीं, नाखून टूटे हुए, खून के दाग अब भी चिपके हुए। रिया ने महसूस किया ये वही 5 दाग थे जो निवेदिता पर उभर रहे थे। पहला, पीठ पर जलन; दूसरा, पैर में कीचड़; तीसरा, गर्दन पर फंदा; चौथा, टूटे नाखून; पांचवा, कांच पर उंगलियों के निशान। और अब यह औरत, उसका पूरा शरीर उन्हीं 5 निशानों से चिह्नित था। रिया के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तुम निवेदिता को क्यों ले गई? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? औरत ने अपना मुंह हल्का सा खोला। उसकी आवाज बेहद धीमी, टूटी, जैसे किसी ने उसके गले की नसें काट दी हों। मैं मरना नहीं चाहती थी, उन्हें मुझे जिंदा डूब गया। जिंदा। रिया का दिल एक पल को थम गया। किसने? औरत ने झील की ओर इशारा किया और अचानक झील के पानी में चमकती परछाइयां दिखाई देने लगी। एक युवा औरत, अर्पणा, एक शराबी पति, उसकी सास, उसकी ननद, उसका देवर और वह पंडित जो कहता था कि अर्पणा पर काला साया है। पर सच यह था कि अर्पणा मंगली नहीं थी, न ही अपशगुनी। वह बस एक भोली डरपोक औरत थी जिसे उसके दुष्ट पति और परिवार ने मार दिया। धीरे धीरे, क्रूरता से, बिना दया, उसे कीचड़ में घसीटा, उसके हाथ बंधवाए, गले में रस्सी डाली, पर वह तुरंत नहीं मरी। इसीलिए उसके नाखून टूटे, जैसे उसने मिट्टी खोदकर हवा पकड़ने की कोशिश की हो, और फिर उसे जिंदा झील में फेंक दिया गया। रिया के सिर में जैसे जोरदार चोट पड़ी। यह दृश्य इतना साफ, इतना वास्तविक था कि वह खुद को रोने से रोक न सकी। लेकिन तुम निवेदिता के पीछे क्यों गई? उस घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, जैसे वह हर कदम के साथ अपनी कहानी को और गहरा कर रही हो। निवेदिता उस घर की बेटी है, वहां जहां मुझे मारा गया। रिया सन्न रह गई। क्या? औरत ने अपनी आंखें उठाई। अब उनमें केवल सफेद खालीपन नहीं था, उनमें सदियों की आग थी। उस घर में मेरे खून के निशान अब भी जिंदा हैं। उस घर में मेरे खून के निशान अब भी जिंदा हैं कि पहली बहू मैं थी और आखिरी भी। रिया की रीढ़ टूटती सी लगी। वह कांपते हुए बोली, लेकिन निवेदिता तो तुम जैसी नहीं थी। उसका दिल साफ है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अर्पणा की सफेद आंखें कुछ पल को रियुम से मिली और उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, वो पाप की वारिस हैं। पाप उसका नहीं, पर खून उसी का है। रिया चौंक गई, जैसे किसी ने उसके पेट में नुकीली चीज घोंप दी हो। तुम्हारे पति ने, तुम्हें जिसने मारा, वह निवेदिता का कौन लगता था? औरत ने झील के किनारे की मिट्टी की ओर देखा। निवेदिता शोभित की बहन है। रिया का दिल फट गया। शोभित, वही आदमी जिसने बरखा को बेइज्जती की थी, वही आदमी जो अपनी हवस में डूबा था, वही आदमी जिसने बरखा को मरने पर मजबूर किया, और उसी शैतान ने अर्पणा को भी मार डाला था। तो क्या तुम बदला लेने आई हो? रिया ने कांपते हुए कहा। अर्पणा ने सिर झुकाया, लेकिन उसने सिर हिलाया नहीं। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इन 5 लोगों को ढूंढ रही हूं। 5 जो उस रात के गुनाह में साथ थे। रिया की रूह कांप गई। तो फिर निवेदिता क्यों? वह तो उस रात पैदा भी नहीं हुई थी। अर्पणा ने पहली बार रिया की आंखों में सीधे देखा और बोली, उसी खून से पैदा हुई है। श्रद्ध होता है पाप का, प्राणाहुति होती है वंश की, और मैं वो पापी वंश मिटाने आई हूं। रिया ने डर और गुस्से में पैर पीछे किए। लेकिन मैं अपनी दोस्त को तू नहीं ले जाएगी। निवेदिता निर्दोष है, उसके खून ने किसी को नहीं मारा। अर्पणा ने अपना चेहरा झील की ओर घुमा लिया। उसके गीले बाल हवा में हिलने लगे
और फिर उसने हाथ बढ़ाया। झील की गहराई से सफेद धुआं उठने लगा और अचानक पानी के ऊपर निवेदिता की परछाई उभर आई। लेकिन यह बेवजह परछाई नहीं थी, यह निवेदिता की आत्मा थी, डरी हुई, जमी हुई, और उसके चारों ओर 5 काले दाग घूम रहे थे। रिया चीख पड़ी, निवू, मुझे सुन सकती हो? झील की सतह में हल्की तरंग उठी। परछाई ने आंखें खोली, पर उसकी आंखें अब सफेद थीं, बिल्कुल अर्पाना जैसी। अर्पाना धीरे धीरे रिया के पीछे से निकली और बोली, इससे ले जाऊंगी मैं। रिया का पूरा शरीर आग की तरह जल उठा। तू किसी को नहीं ले जाएगी, जब तक मैं जिंदा हूं ये निवू को छुड़ा कर रहूंगी। अर्पाना ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसके सड़े होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तभी तो तुझे बुलाया है। तेरी किस्मत तो निवेदिता से जुदी है और तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। रिया ने कदम पीछे किया। क्या मतलब? और अगले ही पल अर्पाना की आवाज बदल गई। अब वो आवाज कांपती नहीं थी, वह गहरी थी, भारी थी, जैसे कोई पुराना पत्थर बोलने लगा हो। रिया, तू भी उस वंश से जुदी है जिसे मुझे मिटाना है। रिया की आंखें फैल गईं, पूरा शरीर जैसे खूनहीन हो गया। तू झूठ बोल रही है? अर्पाना ने उंगली उठाई। झील की सतह चमकी और उसमें रिया के पिता का चेहरा उभर आया। रिया का दिल फट गया, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। तेरे पिता शुभित के साथी थे जिस रात मुझे मारा गया। रिया जोर से गिर पड़ी। नहीं नहीं नहीं, यह झूठ है। अर्पाना धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी ठंडी उंगलियां रिया की गर्दन को छू गईं। इसलिए 5वां दाग अब तेरा है। रिया चीख पड़ी और उसका शरीर जमीन पर गिरते ही उसकी गर्दन पर काला फंदे जैसा निशान उभर आया।